नमस्ते। आज मैं तुम्हें एक हॉरर और विज्ञान कल्प फिल्म समझाने वाला हूं जिसका नाम है अ क्वाइट प्लेस डे वन। आगे कहानी में बड़े खुलासे हैं, इसलिए संभल कर देखना। फिल्म शुरू होती है एक लिखे हुए नोट के साथ जिसमें लिखा होता है कि न्यूयॉर्क शहर में आवाज का औसत स्तर 90 डेसिबल है, जो एक लगातार चीख के बराबर है। सीन बदलता है और हम पहुंचते हैं एक हॉस्पिस में, जहां मिलती है हमारी कहानी की मुख्य पात्रा सैम और उसकी थेरेपी बिल्ली फ्रोडो। सैम एक कैंसर रोगिणी है जो इस वक्त अन्य मरीजों के साथ एक ग्रुप थेरेपी सेशन में भाग ले रही होती है। वो कहती है कि उसने एक कविता लिखी है जिसे सुनकर सब लोग उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन फिर वो कहने लगती है कि ये जगह कितनी बकवास है और उसे अपने आसपास के सब लोगों से नफरत है। ये सुनकर सब लोग असुविधा महसूस करते हैं, पर वहीं परिचारक रूबिन ताली बजाता है और उसका धन्यवाद करता है कि उसने अपना दिल खोल कर बोला। वो हंसता हुआ कहता है कि आमतौर पर तो सिर्फ उसकी पत्नी ही उसे डांटती है, इसलिए ये कविता कुछ अलग सी लगी। उसके बाद रूबिन सैम से अकेला बात करता है। वो बताता है कि उसने सभी मरीजों के लिए एक छोटी सी आउटिंग रखी है। सब लोग मैनहट्टन के एक रंगमंच जा रहे हैं। सैम पहले झिझकती है क्योंकि उसे शहर से नफरत है, लेकिन रूबिन उसे पिज्जा का वादा करके मना लेता है। इसके बाद सैम अपने कमरे में जाती है और फ्रोडो को खाना खिलाती है। फिर वो अपने दर्द को कम करने के लिए एक बेहोशी वाला पैच लगाती है जिसके बिना वो जिंदा नहीं रह सकती। अगले सीन में रूबिन सभी मरीजों को थिएटर ले जाता है, जहां वो लोग एक कठपुतली का नाटक देखते हैं जो सच कहें तो बिल्कुल बेकार लगता है। वहीं सैम की मुलाकात एक आदमी हेनरी और उसके छोटे बेटे से होती है जो फ्रोडो को प्यार करने के लिए उत्सुक होता है। शुरुआत में सैम को वो नाटक पसंद आता है, लेकिन कुछ देर बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नाटक के बाद सैम थिएटर से बाहर निकलती है और रूबिन से मिलती है, जो किसी से फोन पर बात करके अब परेशान लगता है। वो बताता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है और सबको तुरंत हॉस्पिस लौटना होगा। ये सुनकर सैम गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने पिज्जा का वादा किया था। वो जिद करती है कि बिना पिज्जा के वो नहीं जाएगी और दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। जब रूबन कहता है कि वो सिर्फ एक दोस्त बनने की कोशिश कर रहा है, तो सैम तेज आवाज में कहती है कि वो दोस्त नहीं है। फिर सैम बस में चढ़ जाती है और देखती है कुछ मरीज पीछे बैठे हुए हैं और बाहर कुछ भयानक देख रहे हैं। उसे समझने का मौका भी नहीं मिलता कि आसमान से एक मीटियर जैसा चीज गिरकर उनके सामने आ लगता है। कुछ ही पलों में कुछ दुश्मन जैसे एलियन प्राणी सामने आ जाते हैं और पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। चारों तरफ धूल छा गई है और सैम देखती है कि कुछ एलियंस लोगों को जिंदा खा रहे हैं। इस हादसे के दौरान वो एक दीवार से टकराकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब होश में आती है तो खुद को थिएटर के अंदर पाती है। हेनरी तुरंत उसका मुंह बंद कर देता है और उसे शांत रहने का इशारा करता है। पता चलता है कि ये एलियंस अंधे हैं, लेकिन उनकी सुनने की क्षमता बहुत तेज है। जरा सी आवाज भी उनके लिए मौत का निशान बन जाती है। इसी दौरान सैम समझती है कि उसे हेनरी ने बचा लिया था और चुपचाप उसका धन्यवाद करती है। फिर वो देखती है कि रूबिन भी बचे हुए लोगों में है। दोनों एक दूसरे को जिंदा देखकर सुकून महसूस करते हैं। थोड़ी देर बाद सैम दूर फ्रोडो को देखती है, जो अब तक जिंदा है। वो उसके पीछे जाती है, पर फ्रोडो गलती से एक घंटी से टकरा जाता है और एक एलियन की ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। ऐसा लगता है जैसे दोनों अब मरने वाले हैं, लेकिन तभी आसमान में कुछ हेलीकॉप्टर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। उन आवाजों से प्राणी का ध्यान हट जाता है और वो दूसरी दिशा में चला जाता है। इसी दौरान सेना के हेलीकॉप्टर घूमते हुए घोषणा करते हैं कि नागरिक चुप और छुपे रहें जब तक अधिकारी उन्हें बचाने नहीं पहुंचते। तब सैम देखती है कि मैनहट्टन से बाहर जाने वाले पुल उड़ा दिए जा रहे हैं, ताकि ये प्राणी वहां से भाग ना सकें, क्योंकि वो तैर नहीं सकते। इसका मतलब है कि बचे हुए लोग अब यहीं फंसे हुए हैं, जहां से कहीं भागना मुमकिन नहीं। अचानक एक आदमी घबरा जाता है, चिल्लाता है कि सब बर्बाद हो गए हैं, सब मरने वाले हैं। हेनरी तुरंत उसका मुंह दबा लेता है ताकि एलियन का ध्यान उनकी तरफ ना आए। पर जब वो चुप नहीं होता तो हेनरी उसका सिर दीवार से टकरा देता है और गलती से उसकी जान चली जाती है। ऐसी गलतियां हो जाती हैं जब इंसान हेनरी जैसा तनाव में हो। अगले दृश्य में सैम एक नोटबुक का इस्तेमाल करती है रूबन से लिख कर बात करने के लिए। रूबन एक योजना बनाने की कोशिश करता है हॉस्पिस वापस जाने की, लेकिन सैम उसे बताती है कि वो पैट्सीज पिज्जा जा रही है। पहले तो रूबन हंसता है, लेकिन जल्दी समझ जाता है कि वो सच कह रही है। तभी थिएटर का बैकअप जनरेटर अचानक चल पड़ता है और बेहद तेज आवाज करने लगता है। डर सब लोगों में फैल जाता है और रूबन और सैम नीचे भागते हैं उसे बंद करने के लिए। रूबन आवाज रोक देता है, लेकिन इस दौरान उसकी कमीज फट जाती है। बदकिस्मती से इस आवाज ने एक एलियन को अपनी तरफ खींच लिया था और वो उस पर टूट पड़ता है, उसे बहुत ही कठोरता से मार डालता है। इस घटना के बाद सैम अंदर से बिखर जाती है। उसका इकलौता दोस्त इस बड़े शहर में उसकी आंखों के सामने टुकड़े टुकड़े हो गया। लेकिन सैम फिर भी पैट्सीज पिज्जा जाना चाहती है, क्योंकि उसके लिए यही सही लगता है। अगली सुबह वो अपनी बिल्ली फ्रोडो को साथ लेती है और हार्लेम की तरफ चल पड़ती है।
रास्ते में उसे दो डरे हुए बच्चे मिलते हैं। वो उन्हें तसल्ली देती है और अपनी टॉफी बांटकर उनका मन हल्का करती है। कुछ देर बाद सेना घोषणा करती है कि सभी नागरिकों को साउथ स्ट्रीट सी पोर्ट से कश्तियों के जरिए निकाला जाएगा, क्योंकि ये प्राणी तैर नहीं सकते। ये सुनकर लोगों में आस जाग जाती है और सब भागकर निकलने लगते हैं। लेकिन आवाज सुनकर एलियंस तुरंत आ जाते हैं और लोगों पर हमला कर देते हैं। शहर में अफरा तफरी मच जाती है और सैम फ्रोडो से बिछड़ जाती है। वो धीरे से कहती है, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी फ्रोडो, मैं कसम खाती हूँ। वो मुश्किल से लोगों के पैरों तले कुचली जाने से बचती है और एक गाड़ी के नीचे छुप जाती है। जब हंगामा शांत होता है, फ्रोडो सड़कों पर पानी ढूंढता भटक रहा होता है। वहां उसे एक और बचा हुआ आदमी मिलता है, जिसका नाम है एरिक, जो एक बड़े छिटोले में पड़ा होता है। वो आदमी घबराहट में रोता जा रहा होता है, जैसे उसका होश उड़ गया हो। इसी पल सैम अपने बिल्ली फ्रोडो को वापस ढूंढ लेती है और आंसुओं के साथ उसे गले लगाती है। फिर वो हर खतरे के बावजूद अपनी यात्रा जारी रखती है। एरिक, जो अकेला नहीं रहना चाहता, उसके पीछे चल पड़ता है। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो जाती है, जो उन्हें धीरे से बात करने का मौका देती है। सैम एरिक को सलाह देती है कि वो दूसरी दिशा में जाए, जहां उसे कश्ती मिल सकती है भागने के लिए। लेकिन एरिक कहता है कि वो बहुत डरा हुआ है और जिद करता है कि वो उसके साथ ही चलेगा। अगले दृश्य में दोनों सैम के घर पहुंचते हैं, लेकिन दरवाजा बंद मिलता है। सैम उसे कहती है, बिजली के गरजने पर दरवाजा तोड़ देना। योजना काम कर जाती है और दोनों अंदर घुस जाते हैं। सैम अपनी दवा ढूंढने लगती है और इसी दौरान दोनों अपना परिचय देते हैं। एरिक बताता है कि वो एक अंग्रेज आदमी है जो न्यूयॉर्क में कानून की पढ़ाई कर रहा था। सैम अपनी बीमारी के बारे में भी बताती है कि उसे कैंसर है और अब जीने के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा। वो एरिक को बताती है अपने प्लान के बारे में कि मरने से पहले वो पैट्सीज पिज्जा जाना चाहती है। ये सुनकर एरिक के दिल में उसके लिए दर्द जगता है और वो कहता है कि वो उसके साथ चलेगा पिज्जा स्टोर तक। सैम उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये बहुत खतरनाक है, लेकिन वो जिद पे आ जाता है। बातें करते हुए एरिक को एक किताब मिलती है, जिसमें सैम के लिखे हुए कविताएं होती हैं। उससे पता चलता है कि वो एक छप चुकी लेखिका है और उसके कविताओं से यह भी मालूम होता है कि उसका बाप पहले पियानो बजाता था। जब बिजली और गरज और तेज होने लगती हैं, दोनों जोर से चिल्लाने लगते हैं और अपनी सारी परेशानियां और गुस्सा बाहर निकाल देते हैं। अगली सुबह सैम सुबह सुबह उठती है और फ्रोडो के साथ हार्लेम की तरफ निकल पड़ती है। लेकिन ज्यादा देर नहीं लगती, एरिक उन्हें ढूंढ निकालता है और सैम मजबूरन उसे भी अपने साथ ले जाती है। वो दोनों चुपचाप सड़कों से गुजरते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन गलती से एक आवाज निकल जाती है। उस आवाज से कुछ अजीबोगरीब प्राणी उनके पीछे पड़ जाते हैं और उन्हें बड़ी बेरहमी से दौड़ाने लगते हैं। ये तीनों एक पुरानी इमारत के अंदर जाके छिप जाते हैं, लेकिन वो प्राणी वहां भी पहुंच जाते हैं। खुशकिस्मती से कुछ बुरा होने से पहले एरिक के जहन में एक जबरदस्त सोच आती है। वो चुपके से बाहर जाता है और एक गाड़ी के शीशे पर पत्थर मार देता है। गाड़ी का अलार्म बज उठता है और प्राणियों का ध्यान कुछ पल के लिए इधर उधर हो जाता है। इसके बाद सैम और एरिक एक अंधेरी सबवे टनल में घुस जाते हैं, जहां हर जगह खून और मलबा पड़ा होता है। पता चलता है कि गिरने से ट्रेन सिस्टम तबाह हो गया है और टनल पानी से भर गई है, और कोई रास्ता ना होने के कारण वो दोनों उस गंदे पानी में तैरते हुए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद छत के टूटे हुए हिस्से से एक प्राणी नीचे उतरता है, जो इंसानों की तलाश कर रहा होता है। एरिक डर के मारे पानी में डूब सा गया होता है, सिर्फ गर्दन तक नजर आता है। सैम उसे चुप रहने को कहती है, लेकिन आवाज निकल जाती है और वो प्राणी उनके पीछे आ जाता है। खुदा का करम, टनल का निकलने वाला हिस्सा पूरा पानी से भरा होता है, जहां जाके वो प्राणी डूब जाता है। दोनों किसी तरह फ्रोडो के साथ बच निकलते हैं और आखिर एक गिरजे तक पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर बाद सैम को बहुत तेज दर्द महसूस होता है। उसे अपनी दवा चाहिए होती है। ये देखकर एरिक परेशान हो जाता है और उससे दवा का नाम पूछता है। जानकारी मिलते ही वो अकेला निकल पड़ता है फार्मेसी ढूंढने के लिए। कुछ देर बाद वो एक फार्मेसी तक पहुंचता है, जहां उसे उसके दर्द कम करने वाले पैचेस मिल जाते हैं। वापस आते हुए एक आवाज से वो घबरा जाता है, लेकिन वो सिर्फ वो बदमाश बिल्ली ही होती है। थोड़ी देर में वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां एक इमारत जलकर राख हो चुकी होती है और पूरी तरह प्राणियों ने अपने कब्जे में ले रखी होती है। एरिक फिर से घबरा जाता है, लेकिन वो समझदार बिल्ली उसे वहां से सुरक्षित निकाल लेती है। मैं बिल्ली हूं, पर तू असली डरपोक है, वो जैसे कह जाता है। फिर वो चर्च लौट आते हैं, सैम के दर्द कम करने वाले पैचेस के साथ, जिससे उसे थोड़ा सुकून मिलता है। थोड़ी देर बाद सैम अपने पैट्सीज पिज्जा के जुनून का असली राज बताती है। वो कहती है कि उसका बाप उसे एक जैज क्लब ले जाता था, जहां वो पियानो बजाता था, और हर बार उसके बाद वो दोनों पैट्सीज पिज्जा जाते थे, जो उस क्लब के पास ही था। सैम कहती है कि जब उसे मरना ही है, तो वो बचपन की एक याद को दोबारा महसूस करना चाहती है। जब एरिक पूछता है कि उसका बाप अब कहाँ है, तो वो कहती है कि वो बहुत पहले मर गया था। अगले दिन ये तीनों दोबारा निकलते हैं पैट्सीज पिज्जा ढूंढने के लिए। आखिरकार वो रेस्टोरेंट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां के शीशे टूटे हुए होते हैं और पूरा सामने का हिस्सा बर्बाद। सैम और एरिक कुछ पल के लिए खामोशी से बैठे रहते हैं, फिर दोनों आंसुओं के साथ एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। एरिक कहता है कि चलो उस पुराने जैज क्लब चलते हैं, जहां सैम का बाप बजाया करता था, और वो हाँ कर देती है।
जब वो वहां पहुंचते हैं तो एरिक उसे कहता है कि थोड़ा रुकना और खुद निकल पड़ता है आसपास के रेस्टोरेंट्स में बची हुई पिज्जा ढूंढने के लिए। आखिर वो एक मिल जाती है और उस बॉक्स पर लिखता है पैट्सीज। इसके बाद वो वापस जैज क्लब लौटता है और वो पिज्जा सैम के साथ बांट कर खाता है, जिससे सैम के चेहरे पर एक सच्ची खुशी चमक उठती है। तीनों मिलकर वो बची हुई पिज्जा खाते हैं और एरिक सैम का मन लगाने के लिए नाचता है और उसके लिए एक छोटी सी जादुई कार्ड ट्रिक भी दिखाता है। इस दिल को छू लेने वाले पल के बाद वो बाहर जाते हैं, नदी के पास, जहां एक कश्ती कुछ बचे हुए लोगों को लेकर जा रही होती है। क्योंकि वो प्राणी तैर नहीं सकते, इसलिए वो अब पूरे शहर में इंसानों को ढूंढ रहे होते हैं। ये देखकर सैम अपना पीला स्वेटर निकालकर एरिक को देती है और फ्रोडो को भी उसके हवाले कर देती है। ये साफ दिख रहा होता है कि वो चाहती है कि ये दोनों जिंदा रहें, चाहे वो खुद अब ज्यादा देर तक ना रहे। एरिक समझ जाता है कि वो क्या करने जा रही है और आंसुओं से भर जाता है, लेकिन सैम उसे हिम्मत रखने को कहती है और खुद उल्टे रुख भाग जाती है आवाज मचाने के लिए। वो गाड़ियों के शीशे तोड़ती है ताकि उन प्राणियों का ध्यान अपनी तरफ खींच ले। कुछ पल बाद एरिक उठता है और कश्ती की तरफ दौड़ लगाता है। उसके पैर से एक पत्थर लग जाता है, जिससे आवाज निकलती है और वो प्राणी उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो उसे पकड़ने ही वाले होते हैं, एरिक फ्रोडो को गले लगा के पानी में छलांग लगा देता है। पता चलता है हेनरी उन कश्तियों में से एक पर था जो निकलने वाली होती हैं। वो उन्हें देख लेता है और कश्ती को रोक देता है ताकि वो दोनों उस पर चढ़ सकें। मौत के मुंह से बचने के बाद एरिक को सैम के स्वेटर की जेब में एक चिट्ठी मिलती है। खुशकिस्मती से वो कागज पानी से बच गया होता है। उस चिट्ठी में सैम लिखती है कि फ्रोडो का ख्याल रखना और उसका शुक्रिया करती हैं कि उसने उसे इतने सालों बाद जिंदा और आजाद महसूस कराया। सैम लिखती हैं कि वो उसका एहसानमंद है क्योंकि एरिक ने उसे उस जगह वापस ले गया जहां वो हमेशा अपने बाप की यादों में सुकून पाती थी। आखिरी मंजर में सैम देखी जाती हैं जली हुई पैट्सी पिज़्ज़ेरिया के सामने खड़ी हुई। वो अपने और अपने बाप की एक पुरानी तस्वीर देखती हैं जहां उनका बाप वही पीला स्वेटर पहने होता है। फिर वो सड़क पर चलने लगती हैं, अपने कानों में संगीत सुनते हुए, जैसे दुनिया से बेपरवाह हो गई हों। कुछ पल बाद वो जानबूझकर अपने ईयरफोन का प्लग निकाल देती हैं और उसी पल एक प्राणी उनके पीछे आ जाता है। कहानी यहीं रुक जाती है। सैम का अंजाम हमसे छुपा रहता है। ऐसे और रोचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना ना भूलो और वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करो। देखने के लिए शुक्रिया।